बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 159 मुलाहिज़ा फरमाएं। इंस्पेक्टर हफीज़ के कपड़े उठाकर शानी ने धोने वाले कपड़ों में रख दिए। ऐसे करते हुए शानी को शलवार के नेफे में किसी सख्त चीज़ का एहसास हुआ। उसने हज़ारबंद खींचा तो ये सख्त चीज़ भी साथ ही बाहर निकल आई। ये 100 के 2 करेंसी नोट थे, एक रसीद थी और एक ख़त था। इंस्पेक्टर हफीज़ जल्दी के सबब ये एशिया अपने कपड़ों में भूल गया था। इंसान खता का पुतला है, चाहे वो पुलिस वाला ही क्यों ना हो। खानी ने खत पर निगाह दौड़ाई, फिर इसे पढ़े बगैर ना रह सकी। ये इंस्पेक्टर हफीज़ की नौब्याता बीवी की तरफ से था। बड़े खूबसूरत अल्फाज थे। वो पढ़ी लिखी थी और शायराना मिजाज की भी थी। उसने लिखा था, जानी कहाँ हो तुम? तुम्हारे बगैर वक्त बड़ी मुश्किल से कटता है, बल्कि कटता ही नहीं है। जी चाहता है कि उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, या मेरे पास सुलेमानी टोपी हो, किसी को नजर ना हो और हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हारे दफ्तर में तुम्हारी मेज पर चढ़कर बैठी रहूं, तुम्हारी गाड़ी के अंदर तुम्हारे पहलू से लगकर, और रात को सरकारी क्वार्टर में तुम्हारे समझ गए ना जानी। वैसे तुम बड़े बेईमान हो। मैं अम्मी के घर में 2 दिन से ज्यादा रह आई और तुमने मुझे जुर्माना वसूल करना शुरू कर दिया। अब तुम वादा करके भी आने में देर लगा रहे हो। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? आओगे तो तुमसे एक एक ज्यादती का हिसाब लूंगी। और जानी, तुमने लिखा है कि कल 14वीं का चांद था। यहां हमारे घर में भी 14वीं का चांद था, बल्कि यहां तो 2 चांद थे। एक खिड़की में था और एक मेरे सराहने तस्वीर की सूरत में। तस्वीर वाला चांद ज्यादा खूबसूरत था और कुछ शरीर भी। मुझे बड़ी बेईमानी से देखता रहता है। ये इतना बेईमान क्यों है हफीज जी? चलो बेईमान ही सही है, लेकिन दूर भी तो रहता है। मुझे अपनी आदत डालकर अब अपनी नौकरी के बादलों के पीछे छुपा हुआ है। मुझे इसकी कुछ समझ नहीं आती। यह खत ऐसी शोख मोहब्बत भरी बातों से भरा हुआ था। शानी ना चाहने के बावजूद इसे आखिर तक पढ़ गई। वो जानती थी कि किसी का खत नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन पता नहीं कि वो किस कैफियत में थी कि अपनी निगाह ना हटा सकी। बाद में उसे कुछ निदामत भी महसूस हुई। बैरल खत और नकदी वगैरह इसने दोबारा वहीं उड़स्ती जहां से निकाली थी। कपड़ों को धोए बगैर इसने अलमारी में रख दिया। अज़वाजी मोहब्बत और ताल्लुक का कितना खूबसूरत इज़हार था इन अल्फाज में। शानी देर तक इस सादा तहरीर के तासर में खोई रही। जिन दिनों वो नारपुर की हवेली में थी और फाखर की सितम ज़रीफियों का शिकार हो रही थी, इसे मर्द ज़ात ही से नफरत होने लगी थी। लेकिन अब सब कुछ उलट हो गया था। इसे मर्दोजन के ताल्लुक की असल रोनाइयों का इल्म हो रहा था और अपने शरीके हयात के लिए इसकी मोहब्बत बेकिनार होती जा रही थी। इसका दिल चाहा वो भी अपने महबूब शोहर की याद में कागज़ कलम लेकर कमरे की खिड़की में बैठ जाए और उसे एक तवील खत लिखे, जिसमें मोहब्बत हो, थोड़ी सी शोखी और इंतजार की बेपनाह शिद्दत हो। वो अपने दिल का हाल खोल कर उस शख्स पर बयान करे जिसके लिए वो एक एक पल गिनकर गुजार रही है। लेकिन वो जानती थी वो ऐसा नहीं कर सकती। इसका रख रखाव, इसका वकार, इसका फितरी हया इसके आड़े आ रहा था। कभी कभी तो वो ये सोच कर लर्ज जाती थी कि किसी वजह से वो रुस्तम को नाराज ना कर दे। वो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती थी कि शोहर की दिलजोई में किसी तरह की कोई कमी ना रहे। फिर भी कमी का एहसास इसके जहन पर सवार रहता था। रुस्तम के जाने के बाद ये एहसास मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया था। वो बिस्तर पर नीम दराज सोचने लगी कि रुस्तम की वापसी होगी तो वो खुद को और ज्यादा तब्दील करने की कोशिश करेगी, खुद को और ज्यादा उसकी खुशी के कालम में डालेगी। वो रुस्तम को एक रोमान भरा शोक खत नहीं लिख सकती थी, लेकिन किसी और तरीके से इसका मदावा तो कर सकती थी। लेकिन वो कब आएगा, उसे कब आना है? इसकी आंखें नम हो गई और वो एक बार फिर बेसाख्ता खिड़की से बाहर दूर तक नजर आने वाली खाली राहों को देखने लगी। बरहून पालतू बिल्ला इसके पाँव में लौट रहा था। अचानक वो चौंकी। कोई आ रहा था। वो झरने के पास से गुजर रहा था। उसका रुख सीधा चाची इब्राहिम के घर की तरफ था। तारीकी में जब वो करीब पहुंचा तो शानी ने उसे पहचान लिया। वो अजमल खान था। उसकी वापसी 5-6 दिन बाद हुई थी। शानी का दिल धड़कने लगा। शाल्लाह, वो किसी अच्छी खबर के साथ आया हो। वो बिल्ली को एहतियात से पाँव में से हटाती हुई उठ खड़ी हुई। कुछ ही देर बाद अजमल खान घर में था। शानी का ख्याल था कि वो इसके पास कमरे में आएगा, लेकिन वो सेहन में चाचा इब्राहिम से मिलने के बाद उस दूसरे पोर्शन में चला गया जहां उसकी रिहाइश थी। शानी का दिल धक से रह गया। अजमल खान की इस तरह अपने कमरे में चले जाने से एक बात तो वाज़ेह हो गई थी कि उसके पास कोई अच्छी खबर नहीं थी। तो क्या कोई बुरी खबर थी? चांदी सेकंड में शानी का सारा जिस्म पसीने में नहा गया। कुछ ही देर बाद ग्रीस को भी अजमल खान की आमद का पता चल गया। वो दोनों धड़कते दिलों के साथ अजमल के पास उसके कमरे में चली गई। वो मुंह हाथ धो रहा था। अजमल, खैरियत तो है? तुम सीधे यहाँ चले आए। खैरियत है शानी बहन, आप परेशान ना हो, हम आपके ही पास आ रहा था।
अजमल ने बुझे बुझे अंदाज में कहा। शानी गहरी सांस लेकर बोली, लगता है कि इतने दिन बाहर रहकर भी तुम्हें कोई कामयाबी नहीं हुई। शायद आप ठीक कहता है, चंद बातें मालूम हुआ लेकिन जो उम्मीद था वो पूरा नहीं हुआ। उसके बाद अजमल शानी और ग्रीस के पास बैठकर उन्हें पिछले 5-6 दिन की कारगुजारी सुनाने लगा। उसकी बातों से मालूम हुआ कि पुलिस ने अपनी तफ्तीश का दायरा दूर तक फैलाया हुआ है और कोई बात नहीं कि कुछ पुलिस एहलकार पूछगछ के लिए रॉकेट और इर्द गिर्द की छोटी बस्तियों तक भी आए। अजमल खान के मुताबिक शुबे में कई मुकामी अफराद को पकड़ा गया है। उन लोगों की पकड़ दकड़ भी हुई जिन्होंने बंगले के मलबे में से मुख्तलिफ एशिया उठाई थी। इसके अलावा बंगले के मालिक से भी पुलिस मुसलसल पूछगछ कर रही थी। अजमल खान ने एक और अहम बात बताते हुए कहा, बंगले के पिछवाड़े दरख्तों में से एक और लाश भी निकला है। ये लाश जमीन खोद कर दफन किया गया था। पुलिस वालों को शक हुआ कि यहाँ से जमीन खोदा गया है। उन्होंने मिट्टी और पत्थर हटाया तो अंदर से एक बूढ़े आदमी का लाश दरियाफ्त हुआ। उसके सामान का थैला भी उसके साथ ही दफन था। अब तफ्तीश से पता चला है कि यह बूढ़ा फैसलाबाद के एक बिक मंगा था। घंटाघर के सामने इसका अड्डा था। पिछले 2-3 माह से वो अपने अड्डे से गायब था। बूढ़े के पोस्टमार्टम से पता चला है कि इसका मौत हार्ट अटैक से हुआ। जिस वक्त इसका मौत हुआ उसने महंगा स्लीपिंग सूट पहन रखा था। पुलिस इस नए मामले की तफ्तीश भी जोरों शोर से कर रहा है। मालूम हुआ कि बंगले में कुछ और बुढ़ा लोग भी मौजूद था और उनको भी इसी तरह पकड़ दकड़ कर यहाँ लाया गया था। मालूम हुआ है कि पुलिस लाहौर में चौधरी बशीर तक भी पहुंचा है और उससे भी स्टीफन सैब और फिलिप सैब के बारे में पूछगछ कर रहा है। पुलिस का लोग अब इस नतीजे पर पहुंच गया है कि उस बंगले में गैर कानूनी काम हो रहा था और गैर मुल्की डॉक्टर मुकामी लोगों पर उल्टा सीधा तजरीबात कर रहा था। अजमल खान, शानी और ग्रीस तादेर बातचीत में मसरूफ रहे। हर एक बात की तान इस बात पर टूट रही थी कि आखिर वो गिरोह कौन है जिसने पहले यहाँ और फिर बंगले पर हमला किया और फिर बंगले पर खून रेज हमला करने के बाद वो लोग हवा की तरह कहाँ गायब हो गए। पुलिस के लिए भी यही सवाल मुअम्मा बना हुआ था। अजमल खान ने पूछा, उस छिछोरे हवालदार की तरफ से कोई इतला मौसूल हुआ है? नहीं खान, अभी तो उधर भी खामोशी है। बस 3 दिन पहले इंस्पेक्टर हफीज आया था। उसने बताया कि वो हवालदार के इर्द गिर्द मौजूद है और जैसी कोई कामयाबी मिलती है वो इतला देगा। बाहर तारीख पहाड़ों के दरमियान पानी से बोझल हवा चल रही थी। लालटेन की होले होले लरजती लो के दरमियान वो तीनों तादेर बातचीत में मसरूफ रहे। फिर चाचा इब्राहिम अपनी गुड़गुड़ी और बेजी चाय की प्यालियां लेकर आ गईं और वो भी सफसुरदा गुफ्तगू में शरीक हो गए। अजमल खान 2 दिन आराम करने के बाद फिर किसी तरफ निकलना चाह रहा था लेकिन शानी ने उसे मना कर दिया। इसे समझाया कि यहाँ भी खतरात हैं और यहाँ इसकी ज़रूरत है। एक रात पिछले पैर शानी की आंख खुली। इसे लगा जैसे रुस्तम इसके इर्द गिर्द कहीं मौजूद है, इसे देख रहा है। वो तड़प कर चारपाई से नीचे उतर आई। कहाँ हो तुम रुस्तम, कहाँ हो? इसने खाली करके दरो दीवार से पूछा। न जाने क्यों इसके कानों में एक भोली बसरी आवाज़ गूंजने लगी। मेरियां गल्लां याद करेंगी, रो रो के फरियाद करेंगी, फिर मैं तेनू याद आवांगा। वो उसे याद आ रहा था, बुरी तरह याद आ रहा था। इसे अलमारी खोली, रुस्तम की वो कमीज निकाली जो उसने बेजी के बार बार कहने के बावजूद नहीं धोई थी। वो इस कमीज में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर रोकर तबीयत कुछ हल्की हुई तो एक अज़म सा इसके अंदर अंगड़ाई लेने लगा। इसे सोचा कि वो खुद नागी का पता करेगी। नागी को आखिरी बार यहाँ आए हुए 10-12 रोज हो चले थे। इंस्पेक्टर हफीज ने भी कई रोज से सूरत नहीं दिखाई थी। शानी को ये सारी सूरत अजीब सी लग रही थी। अगर हाजी हजाज साहब की तरफ से ही कोई अच्छी इतला मिल जाती तो शायद शानी के अंदर वो घुटन पैदा ना होती जो वो अब महसूस कर रही थी। यूं लग रहा था जैसे हर रास्ता एक जगह जाकर रुक जाता है। शानी ने चाचा इब्राहिम के कमरे में झांका। वो सैरी के वक्त ही अपनी गुड़गुड़ी लेकर अहाते की तरफ निकल जाते थे। इस वक्त भी वो जाने की तैयारी कर रहे थे। कुछ ही देर बाद वो निकल गए और बेजी दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाने के बाद दोबारा सो गई तो शानी ने ग्रीस को जगाया और उसे अपने सारे प्रोग्राम से आगाह किया। कुछ देर बाद शानी डोले के हमरा घर से निकल रही थी। बस्ती के मुर्ग आदाने दे रहे थे। अब कुछ ही देर बाद सफेदा शहर नमूदार होने वाला था। शानी के बाहर निकलने के बाद ग्रीस ने दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी। ये इलाका सतह समंदर से करीबन 6,500 फुट की बुलंदी पर था। मौसम गर्मा के बावजूद सुबह के वक्त कब कभी तारीख करने वाली ठंड होती थी। अब भी यही आलम था। शानी और डोला चादरों के बुक्कल मारे पहाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगे। शानी ने ग्रीस को बता दिया कि बेजी उठे तो वो उन्हें यही बताए कि वो और डोला भी घर से निकले हैं और बेजी को 1 घंटे से पहले नहीं उठना था और अजमल की सुबह तो दिन 11 बजे से पहले होती ही ना थी। वो हिफाजत की घर से रात को देर तक जागता था। पहले शानी ने सोचा कि वो अजमल खान को नागी की तरफ भेजेगी लेकिन फिर ये सोचकर इरादा तर्क कर दिया कि नागी और अजमल खान में
फौरन ठन जाएगी। दोनों पुलिस हवालदार थे, लेकिन बहुत अलग अलग मिजाज के मालिक थे। बुरेवाल नामी बस्ती यहाँ से 2.5-3 मील के फासले पर थी। शानी को उम्मीद थी कि वो सूरज तुलू होने से पहले वहां तक पहुंच जाएगी। नागी ने कहा था कि वहां उसका आबद नामी दोस्त रहता है जो रेलवे सब इंस्पेक्टर, और आजकल वो अक्सर उसके घर में होता है। शानी इस उम्मीद के सारे वहां जा रही थी कि शायद नागी से मुलाकात हो जाए। अगर मुलाकात ना होती तो भी कम से कम नागी का कुछ अता पता तो मालूम हो सकता था। शानी जानती थी अगर नागी इस मकान में हुआ तो इसे बहुत एहतियात करना पड़ेगी। नागी औरत परस्त शख्स साबित हुआ था। शानी की मौजूदगी से उसकी ज़हनी रोब भटक सकती थी। डोले को इसलिए अपने साथ लाई थी, वरना चाहती तो अकेली भी निकल सकती थी। डोला शानी के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए इसे बहुत तेजी से कदम उठाने पड़ रहे थे। सलवार कमीज और गर्म चादर में लिपटा हुआ वो छोटा सा बच्चा ही लग रहा था। बाजी जी, घर में आपने क्या बताया है? डोले ने पूछा। ग्रीस को बता दिया है, वो संभाल लेगी। मैंने उसे कहा है कि वो बेजी से मज़ार का कह दें। यानी हम मज़ार पर सलाम करने गए हैं, डोले ने कहा। शानी ने इस बात में सर हिलाया। रोकेट और भूरेवाल के दरमियान की चोटी पर किसी भूरे साई का मिज़ार था। रोकेट वाले अक्सर वहां जाते रहते थे। वो जब मज़ार के करीब से गुजरे तो रात के अंधेरे में उजाले की आमेज़िश होने लगी थी। हल्की हल्की धुंध में चीड़ और दीवार के बुलंद कामद दरख्तों के नीचे एक बड़ी चटाई पर एक सफ़ेद रेश शख्स गले में बहुत सी मालाएं पहने बैठा था। उसके इर्द गिर्द चंद और अफराद भी मौजूद थे। वो गालबन किसी तरह के वजीफे में मशगूल थे। उनके करीब से गुजरते हुए वो दोनों भूरेवाल की तरफ बढ़ते रहे। भूरेवाल 60-70 घरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी बस्ती थी। सुबह की अव्वलीन घड़ियों में ये बस्ती ऊँगती महसूस होती थी। चार सू गहरी खामोशी थी। इस खामोशी को बस कभी कभार किसी पहाड़ी कव्वे की आवाज़ मजरू करती थी। रेलवे पुलिस के सब इंस्पेक्टर आबद अब्बासी का घर ढूंढने में इन्हें ज्यादा दुश्वारी नहीं हुई। नागी ने घर की निशानी बताई थी। वैसे भी पूरी बस्ती में सिर्फ 2 ही घर पुख्ता छत वाले थे और उनकी दीवारें भी पुख्ता थी। दरवाजे पर सब इंस्पेक्टर रेलवे आबद अब्बासी की प्लेट के सामने वो दोनों रुक गए। यूं लगता था जैसे फिल वक्त इस पूरी बस्ती में कोई एक शख्स भी जाग नहीं रहा। शानी के कहने पर डोले ने लोहे के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर खामोशी थी। शानी की निगाह डोले के चेहरे पर पड़ी। वो कुछ मुज़दरिब दिखाई दे रहा था। किसी वक्त उसकी कैफियत अजीब हो जाती थी। वो किसी तेज इतियात वाले जानवर ही की तरह बेकरार दिखाई देने लगता था। क्या बात है डोले? शानी ने पूछा। कि कुछ नहीं जी। कुछ महसूस हो रहा है तुम्हें? मुझे लग रहा है कोई गड़बड़ है, वो रुक रुक कर बोला। उसके नथने गैर महसूस तौर पर फूले हुए थे। क्या लग रहा है तुम्हें? डोले ने खुश कोंटों पर जबान फेरी। मुझे अंदर से बू आ रही है, कोई शय मरी हुई है शायद। उसे एक बार फिर लोहे के दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अंदर गहरा सुकूत तारी था। डोले ने अपना कान गेट से लगाया, जैसे अंदर की आवाजें सुनने की कोशिश कर रहा हो। उसका इज़राब बढ़ गया। भाजी जी, मुझे नहीं लगता कि कोई दरवाजा खोलेगा। अगर आप कहें तो मैं दीवार के ऊपर से अंदर जाऊं। कैसे जाओगे? डोला जवाब देने की बजाय किसी बच्चे किसी फुर्ती से चीड़ के एक करीबी पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ की कुछ शाखें दीवार तक पहुंची हुई थी। वो दीवार तक पहुंचा और आसानी से अंदर कूद गया। चंद सेकंड बाद उसने दरवाजा अंदर से खोल दिया। शानी ने दाएं बाएं देखा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। दूर एक मुकामी बूढ़ा अपनी गाय को खांगता हुआ नशेब की तरफ जा रहा था और परछाई जैसा लगता था। शानी जल्दी से अंदर चली गई। छोटे से जहन से गुजरकर वो बरामदे में पहुंची और उसके साथ ही उसे एहसास हुआ कि वाकई कोई संगीन किस्म की गड़बड़ है। अब इसके नसनों से भी मुर्दार की बू टकराई थी। यह बू दाईं तरफ वाले एक कमरे से आ रही थी। शानी और डोला एहतियात से कमरे की तरफ बढ़े। दाईं तरफ ताक में रखी हुई एक मोमबत्ती शायद 3-4 दिन पहले खुद ही जल जल कर बुझ गई थी और उसने लकड़ी के ताक के एक हिस्से को भी जला दिया था। दाईं तरफ वाले कमरे का दरवाजा बंद था। शानी ने दरवाजा खोला और कमरे में धींगा मुश्ती के आसार नजर आए। एक ट्रांजिस्टर रेडियो फर्श पर टूटा पड़ा था। 2 जूते उल्टे सीधे पड़े थे और उनके इर्द गिर्द एक ड्रेसिंग टेबल के शीशे बिखरे हुए थे। हो मेरे खुदा, यहाँ कुछ हो गया है। शानी के होंठों से बेसाख्ता निकला। वापस चले, डोले ने डरे डरे लहजे में कहा। नहीं। शानी ने रफी में सारी लाया और एक बड़ी जस्ती पेटी की तरफ बढ़ी। यह पेटी कमरे के गोशे में रखी हुई थी और साफ पता चल रहा था कि बू पेटी के अंदर से आ रही है। शानी ने अपना दिल कड़ा किया और ओढ़नी के पल्लू से अपना हाथ ढांप कर पेटी के दोनों बंद कुंडे खोल दिए। एक लम्हे के लिए वो सकते में रह गई। पेटी के अंदर लिहाफ में लिपटी हुई एक लाश थी, बल्कि ये 2 लाशें थीं जो साथ साथ पड़ी हुई थी। बू के तेज बबकों से शानी को अपना दिमाग फटता हुआ महसूस हुआ। इसने ओढ़नी के पल्लू से चेहरे का ज़ेरी हिस्सा ढांप लिया। डोले ने भी ऐसा ही किया और चंद कदम पीछे हट गया। शानी ने दिल मजबूत करके एक लाश के चेहरे से लिहाफ हटाया। यह लाश हवालदार नागी की थी। उसकी गर्दन पर चाकू या खंजर वगैरह से वार किया गया था।
गर्दन पर गहरा घाव था और बहने वाला खून लिहाफ में जज़ब होकर सूख चुका था। हाँ, चंद दिन पहले तक तूफान मील की रफ्तार से बोलने वाला जेरे दफा 302 यकसर मुर्दा पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ लाश भी एक दरमियानी उम्र के शख्स की थी। उसके गालबन सीने पर वार किए गए थे और उसकी कमीज खून से दागदार थी। दोनों लाशें फूल चुकी थी और उनसे सख्त ताफुन उठ रहा था। शानी ने जस्सी पेटी का ढकना फिर से बंद कर दिया, लेकिन जो ताफुन बाहर निकल चुका था वो सारे घर में चकराने लगा था। शानी ने बमुश्किल अपनी उबकाइयां रोकी। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जिस नागी को चंद रोज पहले इसने जिंदा सलामत देखा था वो इसे जबरदस्ती तलाई चूड़ियां देकर गया था, आज एक मसकशुदा लाश की सूरत में जस्सी पेटी में पड़ा हुआ था। चलो डोले चले, शानी तेजी से बोली, लेकिन फिर डोले के तासरात देकर वो चौंक गई। वो फिर से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। उसके छोटे छोटे कान किसी शिकारी जानवर की तरह मुतहर्रिक दिखाई देते थे। यहाँ कुछ और भी है बाजी जी, वो हरकत कर रहा है, सांस ले रहा है, वो अजीब से लहजे में बोला। शानी ने ध्यान से दाएं बाएं देखा, इसे कुछ महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन इसकी छठी इसने भी जैसे ऐलान किया कि इस चार दीवारी में कोई और भी मौजूद है। डोला बड़े ध्यान से कुछ महसूस करता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। शानी भी इसके हकम में गई। वो मकान की ऊपरी मंजिल पर आ गए। इसने एक कमरे का दरवाजा खोला। यहाँ चंद चारपाइयों पर बहुत से लिहाफ ऊपर नीचे पड़े हुए थे। कमरा खाली था। डोले ने दूसरा दरवाजा खोला। बज़ाहिर ये कमरा भी खाली दिखाई दे रहा था, लेकिन डोले के तासरात मुख्तलिफ थे। इस कमरे में भी निस्बतन छोटे साइज की एक पेटी मौजूद थी। कोई इसके अंदर है बाजी जी, डोले ने सरसराती आवाज में कहा। शानी ने एक बार फिर अपने हाथ पर ओढ़नी लपेटी और जस्सी ट्रंक खोला। यहाँ भी लिहाफ में लिपटा हुआ एक बेहिस्सो हरकत जिस्म मौजूद था। यह हाजी हजात का इंस्पेक्टर हफीज था। लिहाफ खिसक कर इसके सीने तक आ गया था। उसकी पुश्त के नीचे बहुत से तकिए, कंबल और गदीले रखे हुए थे। इंस्पेक्टर हफीज मुर्दा नहीं था, मगर इसे जिंदा भी नहीं कहा जा सकता था। उसके सर के पिछले हिस्से पर किसी आले से कारी जरब लगी थी। उसके नाक, मुंह, कानों से खून जारी हो गया था। अब यह खून ईरानी कमरों के ऊपर खुश्क होकर स्याह हो चुका था। इंस्पेक्टर हफीज बेहोश था। बेहोशी के आलम में उसके सीने से अजीब गूंजदार सी आवाज सुनाई दे रही थी। शानी ने बेताबी से उसे हिलाया। हफीज, आंखें खोलो। हफीज। उसकी बेहोशी गहरी थी और यह अंदाजा भी होता था कि वो तवील अरसे से इसी हालत में है। उसका चेहरा मदकूक और सर्द था। होंठों पर पटरियां सी जमी हुई थी। ये देखे बाजी, इनके हाथ पीछे से जख्मी हो रहे हैं। लगता है कि मारने वाले इनको मुर्दा समझकर चले गए थे। होश में आने के बाद ये इस ट्रंक में से निकलने की कोशिश करते रहे हैं और ट्रंक को बजाते भी रहे हैं कि कोई आवाज सुनकर इस तरफ आ जाए। कहीं से पानी लाओ डोले। डोला गया और एक गिलास में पानी ले आया। शानी ने यह पानी इंस्पेक्टर के स्याह होंठों पर टपकाया। उसके चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन वो टस से बस ना हुआ। अचानक शानी को अंदाजा हुआ कि नीचे घर के बैरूनी दरवाजे पर दस्तक हुई है। डोले ने भी यह दस्तक सुन ली। शानी ने घर में दाखिल होने के बाद दरवाजे को अंदर से कुंडी चढ़ा दी थी। डोले ने बालाई मंजिल की एक अध खुली खिड़की में से नीचे झांका और उसके चेहरे पर कलबली के आसार नजर आए। भाजी जी, 3-4 बंदे हैं। मुझे लगता है कि लाशों की बदबू खमसायों तक पहुंच गई है। तुम ठीक कह रहे हो, शानी ने कहा और जस्सी पेटी को खुला छोड़कर वापस मुड़ी। इसने डोले का बाजू पकड़ा और जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर सेहन में आ गई। घर में दाखिल होते ही शानी ने घर का छोटा सा अकबी दरवाजा देख लिया था। इसने डोले को साथ लिया और अकबी दरवाजा खोलकर एक छोटे से बागीचे में आ गई। कुर्बो जवार की तरह ये बागीचा भी सुबह दम उमड़ने वाली गहरी धुंध में छुपा हुआ था। यहाँ शानी को एक घोड़ी भी इधर उधर घूमती दिखाई दी। डोले ने शानी को बताया कि यह वही घोड़ी है जो चाची इब्राहिम ने हफीज को सवारी के लिए दी थी।